हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की पॉलिटी की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अध्याय 3 पढ़ेंगे, सरकार क्या है। तो आज सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार क्या होती है। लिखा है, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। लिखा है, हर देश को एक विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। आगे लिखा है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो सरकार क्या करती है, गरीबों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। रेल सेवाएं, डाक सेवाएं, ये सभी सरकार का ही काम है। इसके अतिरिक्त सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये भी सरकार का ही काम है। जब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, सुनामी, भूकंप, तो सरकार ही पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाती है। आगे लिखा है, शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं जो सरकार के अंग हैं। कौन कौन से लिखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सभी सरकार के ही अंग हैं। अब जानते हैं सरकार के स्तर। लिखा है, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। तो सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। कौन कौन से हैं वो स्तर, स्थानीय स्तर है, राजकीय स्तर है और राष्ट्रीय स्तर है। आगे लिखा है, स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो स्थानीय स्तर का मतलब हो गया शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब हो गया भारत के किसी राज्य के स्तर से। और राष्ट्रीय स्तर का मतलब पूरे देश से है। आगे लिखा है, इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर
सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। तो ये भारत का नक्शा है। इसमें ये जो अलग अलग रंग से दिखाए गए हैं ये भारत के राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। नोट में लिखा है, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आगे लिखा है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना है। अब पढ़ते हैं सरकार एवं कानून के बारे में। लिखा है, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। आगे लिखा है, सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है और इन कानून को किस प्रकार मानने के लिए बाध्य किया जाए ये ताकत भी सरकार के पास होती है। आगे लिखा है, सरकार के प्रकार। लिखा है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोग खुद चुनाव के माध्यम से अपने पसंदीदा नेता को वोट देते हैं और उसे चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। आगे लिखा है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। तो राजतंत्र में क्या होता है कि राजा या रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है और इन लोगों के पास, राजा या रानी के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वो राजा या रानी के पास ही होती है। तो सरकार 2 प्रकार की है, एक लोकतंत्री सरकार और एक राजतंत्री सरकार। आगे लिखा है, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो लोकतंत्र के समान, जैसे कि लोकतंत्र में क्या होता है कि अपने निर्णयों के आधार बताने पड़ते हैं और निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अब लिखा है लोकतांत्रिक सरकार। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा है, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने
लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। आगे लिखा है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, लिखा है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य। आगे लिखा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो लोग पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो एक समय ऐसा था कि जब औरतों, गरीबों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कुछ पढ़े लिखे लोग थे, केवल वही चुनाव में भाग लेते थे। आगे लिखा है, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो गांधी जी ने अपनी पत्रिका में लिखा है, पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ लिखा है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और वो हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला।
तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था और इंग्लैंड में 1928 में। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में सरकार के बारे में जाना, सरकार कितने प्रकार की होती है ये जाना, सरकार कैसे काम करती है, कैसे कानून बनाती है और उनको कैसे लागू करती है, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।